नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज हम उस रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खराब प्रदर्शन को लेकर पार्टी आला कमान को दी गई है। इस रिपोर्ट में एक के बाद एक कई वजहों की चर्चा की गई है जिन्हें पार्टी के खराब प्रदर्शन का जिम्मेदार माना गया। उन वजहों में प्रशासन, अधिकारियों की मनमानी से लेकर सरकार के प्रति पार्टी कार्यकर्ताओं में असंतोष को भी शामिल किया गया है। इसी के साथ ओपीएस हो, ओल्ड पेंशन स्कीम हो, अग्निवीर स्कीम हो, इनको भी खराब प्रदर्शन की एक वजह माना गया है। मतलब ये बीजेपी की इंटरनल रिपोर्ट है। रिपोर्ट में बताया गया है कि दलितों के जो वोटर्स 2014 से बीजेपी के साथ लगातार बने हुए थे, उन्होंने इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को सपोर्ट किया। खासतौर पर वो वोटर्स जो मायावती से छिटके वो चले गए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ। रिपोर्ट में जल्द से जल्द सारी वजहों को ठीक करने की सलाह दी गई है। साथ ही सीएम योगी को बुलाकर दिल्ली में चर्चा होने वाली बात है। इस बीच अखिलेश यादव ने मॉनसून ऑफर जारी कर दिया। एक्स पर लिखा कि 100 लेकर आओ, सरकार बनाओ। यूपी बीजेपी की रिपोर्ट और उस पर हो रही सियासत पर चर्चा करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। के मुकाबले बीजेपी 24 के लोकसभा चुनाव में 62 से गिरकर 33 सीटों पर ऐसे अटकी कि 2-3 दिनों से जितने नेता उतनी बोली का दौर चल पड़ा था। लेकिन अब लोकसभा नतीजों के बाद पहली बार यूपी बीजेपी की तरफ से हार पर रिपोर्ट सामने आई है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को रिपोर्ट सौंप दी है। सूत्रों के अनुसार यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने नतीजों पर बीजेपी के 40,000 कार्यकर्ताओं से बातचीत की, फिर फीडबैक के आधार पर 15 पेज की रिपोर्ट तैयार की है। अब आपको बताते हैं कि रिपोर्ट में आखिर है क्या। रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य के सभी 6 क्षेत्रों पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ब्रज, कानपुर बुंदेलखंड, अवध, गोरखपुर और काशी क्षेत्र पार्टी के वोट शेयर में कम से कम 8% की कमी आई है। पार्टी के अपने आंकड़ों के अनुसार पश्चिम और काशी क्षेत्रों में पार्टी ने सबसे खराब प्रदर्शन किया, जहां उसे कुल 28 सीटों में सिर्फ 8 सीटें मिली। ब्रज में उसे 13 में से 8 सीटें मिली। गोरखपुर में पार्टी को 13 में से सिर्फ 6 सीटें मिली, जबकि अवध में उसे 16 में से 7 सीटें मिली। कानपुर बुंदेलखंड में भाजपा अपनी मौजूदा सीटें वापस पाने में विफल रही। उसे 10 में से सिर्फ 4 सीटें मिली है। सीटें तो घटी, लेकिन पार्टी खुद वजह क्या मानती है? संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। ये जरूर है कि चुनाव में जो रिजल्ट आया है वो थोड़ा हम लोग के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन वास्तव में सरकार से बड़ा संगठन तो होता ही है। संगठन ही सरकार बनाता है, किसी भी दल का संगठन ही सरकार बनाता है। हमें उम्मीद है कि अगला भी चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में होना चाहिए, लेकिन अब पार्टी का जो निर्णय होगा उसके साथ हम लोग समस्याएं हैं, ऐसा नहीं कि नहीं समस्याएं नहीं है, समस्याएं हैं, लेकिन हम लोग अवगत करा रहे हैं। उन समस्याओं से हम लोग जल्द छुटकारा पाएंगे। तो बीजेपी इंटरनल रिपोर्ट के मुताबिक हार की वजहों को भी गिनाया गया है। प्रदेश में अधिकारियों और प्रशासन की मनमानी, सरकार के प्रति पार्टी कार्यकर्ताओं का असंतोष, पिछले 6 साल लगातार सरकारी नौकरियों में पेपर लीक होना, राज्य सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों में संविदा कर्मियों की भर्ती में सामान्य वर्ग के लोगों को प्राथमिकता मिलने से विपक्ष के आरक्षण खत्म करने जैसे आरोपों को बल मिला, राजपूत समाज की पार्टी से नाराजगी, संविधान बदलने पर पार्टी नेताओं के बयान, टिकट वितरण जल्दी हो गया और 6वें 7वें चरण के मतदान तक कार्यकर्ताओं के जुनून में कमी आ गई, सरकारी अधिकारियों में ओल्ड पेंशन मुद्दा हावी रहा, अग्निवीर इस चुनाव में बड़ा मुद्दा बना। पार्टी का मानना है कि निचले स्तर पर चुनावी अधिकारियों ने बीजेपी के कोर मतदाताओं का वोटर लिस्ट से नाम ही काट दिया। पार्टी की रिपोर्ट में कहा गया है कि लगभग सभी सीटों पर 30,000 से 40,000 पार्टी के कोर वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए थे। पार्टी रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इस चुनाव में गैर यादव ओबीसी यानी कुर्मी, कोयरी, मौर्य, शाक्य, लोध जातियों के वोट प्रतिशत में कमी आई। रिपोर्ट के मुताबिक मायावती की बीएसपी के कोर वोटर शेयर में 10% की कमी आई और 2014 से बीजेपी को मिलने वाले दलितों के ही खटेक और पासी समाज के वोट शेयर में कमी आ गई। इसका फायदा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को मिला। वोटों की शिफ्टिंग होती है और कहीं पर जब हम लोग ये मान करके चलते हैं कि आत्मविश्वास में
कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर कहीं न कहीं हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पार्टी ऊपर दिए गए सभी कारणों को समय रहते ठीक कर ले, सरकारी अधिकारियों और प्रशासन में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार होगा तो प्रदेश में आने वाले 10 सीटों पर उपचुनाव हो या नगर निगम, निकाय या जिला पंचायत और ग्राम पंचायत के चुनाव हो। आने वाले दिनों में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक समेत पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली बुलाकर चर्चा भी की जाएगी। आज की डेट में जो स्थिति परिस्थिति है, जिस तरीके से पीडीए की बात चल रही है और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने व्यापक भ्रामक स्थिति आम जनमानस में पैदा कर रखी है, उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो भारतीय जनता पार्टी की आज की डेट में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। लेकिन पहले ही बताया था कि ढेर सारे अधिकारी अच्छे काम करें तो सर्वोत्तम प्रदेश है, लेकिन एक दो कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं कि अंदर से पिछली सरकारों से प्रेरित हैं, वो अपने हिसाब से काम करते रहते हैं, नहीं होते तो आज के दिन वैसा काम करते हैं जो वोटर नाराज हो जाए। यानी मुख्यमंत्री योगी की भी दिल्ली हाजिरी होने वाली है। और इधर अखिलेश यादव अपना मॉनसून ऑफर लेकर चुटकियां ले रहे हैं। पहले भी एक इंटरव्यू में उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य पर खुलकर डोरे डाले थे और अब एक्स पर पोस्ट कर दिया है। मॉनसून ऑफर 100 लाओ सरकार बनाओ, बरसाती मौसम के मजे विपक्ष ले रहा है। आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। के शर्मा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, आज यहाँ स्टूडियो पधारे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभय दुबे जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज काका जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के जुड़ गए हैं। शांतनु गुप्ता हमारे साथ लेखक के तौर पर इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले के शर्मा जी, आपके पास आते हुए 2-3 चीज जो मुझे लगता है कि इसमें और होना चाहिए था। एक बार 2-3 डेटा हमने निकाला है, मुझे पता नहीं ये रिपोर्ट और रिपोर्ट में जो जो चीजें लिखी गई हैं, लेकिन आपने कितने लोगों के टिकट इस बार दोहराए थे? एक बार वो डेटा दिखा दीजिए जिनकी टिकट इस बार दोहराई थी भारतीय जनता पार्टी ने। क्योंकि अगर परफॉर्मेंस भी एक वजह रहती है, उत्तर प्रदेश में देखिए जो आपने कुल सीटें दी थी इस बार 64 में से 47 सांसदों को फिर से टिकट दिया गया। ठीक है सर, 47 उसमें से सिर्फ 21 जीते हैं, यानी स्ट्राइक रेट 45%। जो आपने नए लोगों को खड़ा किया 17 उसमें से 12 एनडीए जीती, क्योंकि एक आरएलडी की सीट थी उसमें, इसलिए हमने एनडीए वहां लिखा है। यहां 75% है। तो आपके सांसदों की बैड परफॉर्मेंस यानी पुअर परफॉर्मेंस क्यों नहीं इसमें डाला गया है कि आपके सांसदों, मतलब मेरे हिसाब से वो भी डाले क्योंकि वो नंबर सपोर्ट कर रहे हैं उसको। दूसरी एक और चीज है जो दल बदलुओं वाला मामला है आपका। आप लोग कहते हैं ना कि उसमें लिखा है कि कार्यकर्ता खुश नहीं है सरकार से, लेकिन एक बार ये भी तो देखिए कि आपने कितने दल बदलू लोगों को इस बार टिकट दिया है। हर बार की तरह ये जो 2000 अगर आप दल बदलुओं को देखें, पूरे देश में 441 सीटों पर आप लड़ते हैं, वहां पर 110 दल बदलू को आपने दिया। इनमें से 69 हार गए और 63% हार का प्रतिशत है, यानी टर्न कोट्स में 63% है हार का प्रतिशत। ये हम देश भर का बता रहे हैं। अब यूपी का आपको बता रहे हैं। दल बदलू यहां कितने आपने टिकट दिए? 22। ये हम 2014 के बाद से जो जो दूसरी पार्टी से आपके यहां आए हैं और आप लोगों का के शर्मा का, बाकी लोगों का जो हक मार रहे हैं, आप ही लोग की बात कर रहे हैं, उनमें से 22 को आपने टिकट दिए, उसमें से 12 हार गए। क्या फायदा? 54.5% है उनका हार का रेट। अब ऐसे में ये बताइए कि जो आप लोग दल बदलुओं को सिर पर बिठाते हैं, टिकट देते हैं, वो भी एक वजह है कि नहीं है? आपके सांसदों की पुअर परफॉर्मेंस ये एक वजह है, नहीं है? शर्मा जी। अंजना जी, सबसे पहली बुलडोजर भी कुछ नेता बता रहे हैं। ठीक, अंजना जी, सबसे पहली बात तो यह है कि आपने जिस रिपोर्ट की यहाँ पर चर्चा की है, मुझे नहीं पता कि आप वो रिपोर्ट कहाँ से आपको प्राप्त हुई है। और मैं एक पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते ये कह सकता हूँ कि ये रिपोर्ट मनगढ़ंत है, जिसकी कोई सत्यता, कोई प्रामाणिकता मुझे तो समझ में नहीं आती। ठीक है, क्योंकि ये रिपोर्ट कहाँ बनी, किसने बनाई, किसने दे दिया। ये शिकायत भी हम नोट करते हैं, स्वीकार करते हैं। एक सेकंड, और हाँ। जिस रिपोर्टर ने ये पूरी स्टोरी फाइल की है उसको फटाफट कनेक्ट कीजिए ताकि वो के शर्मा जी को बताएं कि कहां से उनको खबर मिली है, कैसे मिली है, और कैसे जिसे ये मनगढ़ंत बता रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। शर्मा जी, मैं बहुत इसलिए कहता हूं इस प्रामाणिकता से, क्योंकि इसकी पुष्टि सिर्फ जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यालय से या तो संभव है और या तो फिर जिन्होंने रिपोर्ट सबमिट की है उनसे संभव। लेकिन ठीक है, बहुत से बातों को जोड़कर, बहुत सी जो चर्चाएं हैं उनको जोड़कर, जो मीडिया के हवाले से बड़ी खबरें चल रही हैं उनको जोड़कर कुछ बातें जोड़ी गई हैं इसमें।
लेकिन मैं ये मानता हूं कि निश्चित रूप से कुछ सीटें कम हुई, लेकिन एक बात पहले समझना बहुत आवश्यक है अंजना जी, ये चुनाव देश का आम चुनाव था, ये केवल उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं है। मैं इतने दिनों से ये देख रहा हूं कि इतनी समीक्षाएं जो है बार बार उत्तर प्रदेश। मैं पूछना चाहता हूं कि ये सारे विषय हैं, तो मध्य प्रदेश में क्या हुआ? क्या हुआ उत्तराखंड में? क्या हुआ हिमाचल में? क्या हुआ छत्तीसगढ़ में? क्या हुआ गुजरात में? क्या हुआ उड़ीसा में? क्या हुआ आंध्र प्रदेश में? आपकी कार्य समिति की बैठक हुई थी ना, तब से ये निकला ना। अरे आप यहाँ पे फंसे। कार्य समिति की बैठक का मैं बिल्कुल आपको तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, यूपी ने आपको बहुमत से पीछे कर दिया। आप मुझे बताइए कि एक मुद्दा जो उत्तर प्रदेश में है वो मध्य प्रदेश में नहीं है। यूपी पे डिस्कस करें कि नहीं करें? मैं इसलिए हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, आपने ये रिपोर्ट फाइल की है कि ये रिपोर्ट के मुताबिक जो भूपेंद्र चौधरी बीजेपी यूपी अध्यक्ष ने रिपोर्ट सौंपी है उसमें ये बातें लिखी गई हैं। बता रहे हैं के शर्मा जी की ये मनगढ़ंत है। मुझे लगता है के जी को पूरी जानकारी अभी शायद नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट फाइल हुई है, रिपोर्ट बनाई गई है, तथ्यों के साथ है। मैं 2 सीटों के नाम भी बता देता हूं जहां भूपेंद्र चौधरी गए थे, लोकसभा सीटों पे जहां उन्होंने लोगों से बात की। एक सीट पर लगभग उन्होंने 1.5 दिन का समय बिताया था। वो सीट थी अमेठी, और उसके अलावा वो गए थे अयोध्या और रायबरेली पे भी। तो ये सारी चीजें, क्योंकि के जी इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि इस तरीके की रिपोर्ट तैयार हुई है, 15 पेज की रिपोर्ट है, लगभग 40,000 लोगों से बातचीत करके हुई है, और ये वही चीजें हैं जो बात केशव प्रसाद मौर्य कह रहे थे। इस रिपोर्ट में कोई दूसरे जो तथ्य हैं वो नहीं है। जो बात केशव प्रसाद मौर्य ने कही थी अंजना जी, कि जो आपका दर्द है वो मेरा दर्द है, यानी कि जो कार्यकर्ताओं की अनदेखी हुई है वो बात उसमें है। उसमें कहा गया है कि 6 साल में पेपर लीक हुए हैं, कोई भी सरकारी नौकरी जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नहीं दी गई है, और जो कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब दिए गए हैं उसमें सामान्य वर्ग को दिया गया, जिस वजह से आरक्षण के मुद्दे को हवा जो है विपक्ष ने दी, और वो एक बड़ा मुद्दा बन गया कि देखिए पेपर लीक कराए जा रहे हैं, आपको जॉब नहीं दिया जा रहा आरक्षण के मुद्दे पे। दूसरा उसमें एक और पॉइंट है जिसमें यह कहा गया कि हमारे नेताओं के द्वारा संविधान बदलने की जो बात कही गई उसका भी नुकसान हुआ। ठीक है हिमांशु, उसमें एक और बात है कि राजपूत समाज नाराज था, और वो पुरुषोत्तम रूपाला के बयान के बाद वो नाराजगी हिमांशु यूपी से लेकर राजस्थान तक वो नाराजगी दिखी, लेकिन बीजेपी उसे समझ पाई, नहीं समझ पाई, या समझ कर भी कुछ कर नहीं पाई क्योंकि उन्हें टिकट दिया ही गया। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए हमने रिपोर्टर को आपके सामने कर दिया, उन्होंने कहा 40,000 लोगों से बातचीत की बात है। रिपोर्टर ने क्या, सुनिए ना, अनुप्रिया पटेल ने चिट्ठी लिखी प्रभु, अनुप्रिया पटेल ने चिट्ठी लिखी ना, मैं उसी पे आ रहा हूँ। मैं एक बात संजय निषाद ने क्या बोला, मैं केवल बुलडोजर चलाओगे तो बुलडोजर वाला वोट थोड़ी देगा। सुन लीजिए सर, सुन लीजिए ना, मैं इतना ही तो कह रहा हूँ। मेरा प्रश्न क्या है और आप जो आर्गूमेंट दे रहे हैं वो क्या है? हम तो बाइट बता रहे हैं। देखिए हिमांशु जी, मैं मानता हूँ बहुत सीनियर रिपोर्टर हैं, पर हिमांशु जी ये स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि ये रिपोर्ट कहां से उनको प्राप्त हुई है, और यदि वो भाई इनका कोई बहुत बड़ा सोर्स है तो मैं नहीं कह सकता, मैं उनके सोर्स पे बहुत चैलेंज नहीं करने वाला हूँ, लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ उन्होंने कहा यही बात जो है केशव मौर्य जी ने कही। तो केशव मौर्य जी ने क्या बोली है कि उन्होंने लिखा है कि ये कारण है, ये चीजें कहीं बताई किसी का पूरा सियासी करियर ये बर्बाद करना चाहते हैं, नाम पूछ रहे हैं आपसे ना। हाँ नहीं, मैं क्यों, उनको बताना चाहिए, उनके पास रिपोर्ट की कॉपी है तो जारी करना चाहिए। एक जवाब दे देता हूँ। हिमांशु जी क्यों उसको छुपाएंगे? हिमांशु जी को बता देना चाहिए। बता रहा है। हाँ हिमांशु। अंजना जी एक्चुअल क्या है, के जी जानते सब है, स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, और ये बात भली भांति के जी भी जानते हैं। मुझे तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है। उदाहरण दे देता हूँ के जी को भी। मुझे 2009 कोई जानकारी नहीं है कि कोई रिपोर्ट अभी तक सबमिट हुई है, किसको रिपोर्ट दिया गया है। आपको जानकारी बिल्कुल है। अच्छा नहीं, ये तो मैं आपकी कमी है कि आपको जानकारी नहीं है। शायद मैं इस बात के लिए आपको भी कहूंगा, देखिए आप अरे ये कहिए कि मेरे ये हमारी सोच है, 2009 में चिंतन बैठक के अंदर लोकसभा चुनाव को लेकर 40 पेज की एक रिपोर्ट तैयार हुई थी बाल आप्टे और मुरलीधर राव के द्वारा, वो तो ध्यान है ना आपको? शिमला के अंदर चिंतन बैठक के अंदर 2009 के लोकसभा चुनाव के बाद वो रिपोर्ट आई थी, तब वो ध्यान है ना आपको? बिल्कुल, लेकिन वो रिपोर्ट वो भी थी ना 40 पेज की, इसीलिए स्वीकार कर लीजिए, आज नहीं कल आपको स्वीकार कर लीजिए। मैं कैसे मान लूं इस बात को? आपके पास कोई कागज है तो दिखाइए।
आपको दिखाना चाहिए कोई कागज या कोई तथ्य आपके पास है तो। अगर केके जी मैं, लेकिन आप यदि ये कहें कि केवल की नहीं मैं जो कह रहा हूं वो सही है, तो हिमांशु जी ठीक है, मैं आपके पत्रकारिता का सम्मान करते हुए कह सकता हूँ कि आपका काम केके जी अगर मैं डॉक्यूमेंट दिखा दूं तो क्या कहेंगे आप? जानकारी देना। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहीं भी इस तरह की रिपोर्ट नहीं, लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं। अंजना जी लेकिन ये विषय नहीं है, केके जी पहुंच जाने की जरूरत नहीं है। मैं तो उस विषय पर आना चाहता हूं जो विषय आज आपने उठाया। मैंने पुनः पहले ये कहा आपसे कि देखिए ये राष्ट्रीय आम चुनाव, अंजना जी मैं एक चीज कह के बात खत्म करना चाह रहा था। एक बार हिमांशु कुछ कहना चाह रहे, जल्दी से हिमांशु, बस 10 सेकंड जल्दी। अगर मैं उस पेज का, उस रिपोर्ट के पेज दिखा दूं तो केके जी स्वीकार कर लेंगे? अब मुझे तो नहीं पता भाई आप कहां से पेज दिखाएंगे, लेकिन आप मुझे रिपोर्ट केके जी तब आप स्वीकार करेंगे अगर आप दिखा दूं? क्या करूंगा मुझे पेज से क्या करना है? नहीं अगर मैं दिखा तो रिपोर्ट जानता हूं। अब अगर मैं आपको रिपोर्ट, क्योंकि ऐसी कोई भी चीज होगी तो अब मैं आपको रिपोर्ट दिखा दूं, स्वीकार करेंगे? दिखाई जाएगी, बताई भी जाएगी, उसकी चर्चा भी होगी। महाराज मैं आपको सुनिए, मैं तो उसमें हैंड करेक्शन वाली चीज भी दे सकता हूं अगर केके जी स्वीकार कर लें कि हाँ फिर रिपोर्ट तैयार इसको आप मन से न लगाएं। बोलिए आप कहिए, मैं मेरे मोबाइल पे, लेकिन जो सत्य है मेरे मोबाइल पे सत्य है। मैं मोबाइल पे है मेरे, मैं दिखा देता हूँ। फिर उसी विषय पर अंजना जी अगर इजाजत दे देंगे मैं दिखा दूंगा। मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ कि देखिए ये बार ये इतने बड़े, नहीं मैं दिखा सकता हूँ आपको, रिपोर्ट की कॉपी दिखा देता हूँ। इस लोकसभा के चुनाव में केवल उत्तर प्रदेश में, ठीक है, इसको यदि देखना होगा तो पूरे समग्र देश की परिप्रेक्ष्य में देखना आवश्यक है। और इसलिए जिस तरह के जो बातें चल रही हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि उस पे देखें तो जहां हम मध्य प्रदेश में पूरी की पूरी सीट जीत जाते हैं, हम उत्तराखंड में पूरी सीट जीतते हैं, हिमाचल में पूरी सीट जीत जाते हैं, हम छत्तीसगढ़ में एक सीट छोड़ के जीतते हैं, उड़ीसा में जहां हम कहीं नहीं थे वहां हम इतनी बड़ी विजय हासिल करते हैं। तो ये तमाम ऐसे राज्य हैं जहां की भारतीय जनता पार्टी की बहुत अच्छी उपलब्धियां रही हैं। हमने नए जो है आयाम तय किए, हमने नए छाप छोड़े हैं केरल से लेके और आसाम तक। हाँ, एक कुछ राज्यों में हमारी कुछ सीटें कम हुई हैं, निश्चित तौर से मैं मानता हूं वो सीटें कम हुई। हमारी जैसी जो पार्टी जो कि संगठन आधारित पार्टी है, वो इन विषयों को हल्के से कभी नहीं लेती। हम जीतते हैं तब भी समीक्षा करते हैं, हम तब भी अवलोकन करते हैं, यदि कुछ सीटें हमारी कम होती हैं तो भी अवलोकन करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो इतना मैं बातें सुन रहा हूं विपक्षी दलों से, इंडी गठबंधन वालों से, तो मैं उनको एक बार पुनः कहना चाहता हूं कि जनाब ध्यान रखिए, अभी भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। अभी वो ही देश के प्रधानमंत्री हैं। आप खुश होने के लिए खुश हो जाइए, आप अपनी हार पे मिठाई बांटिए, ढोल बजाइए, जो आप पहले से करते रहे हैं वो आपकी खुशी, आपको मुबारक। लेकिन देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं और जिस गति से पिछले 10 वर्षों में डेवलपमेंट के काम हमने किए हैं, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं उसमें और गति आएगी, निर्णय और निर्णायक होंगे और प्रभावी निर्णय होंगे और देश को जो 2047 में विकसित भारत बनाने का, आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो लक्ष्य है उसको हम प्राप्त करेंगे। मनोज काका जी को जल्दी से एक बार दिखा दीजिए क्योंकि वहां पर बड़ी पार्टी समाजवादी है। उसके बाद से मैं अभय दुबे जी आपके पास आऊंगी। मनोज काका जी क्या चल रहा है? आप बीजेपी पर आप लोग आरोप लगाते थे तोड़फोड़ करते हैं, आपके नेता तो खुला ऑफर दे रहे हैं, मॉनसून ऑफर। क्या चल रहा है? मतलब 100 लाओ और सरकार बनाओ, ये क्या है? मतलब खिलवाड़ कर रहे हैं। आप कहते हैं वो संविधान को तोड़ते हैं और आप लोग खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं, कोई उंगली ना उठाए। दरअसल आप लोग 27 के लिए ऐसा लगता है स्ट्रैटेजी बना रहे हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि एक कमजोर योगी से मुकाबला आपके लिए मुश्किल होगा, जबकि अभी संदेश बीजेपी हेडक्वार्टर से या प्रधानमंत्री के पास से यही है कि योगी ही उपयोगी है। अभी अंजना जी, एक वो जो बात है ना कि अपने चेहरे से जो जाहिर है उसे छुपाऊं कैसे, तेरे मर्जी के मुताबिक नजर आऊं कैसे। तो अखिलेश यादव जी ने कम से कम खुला ऑफर किया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। और आप भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 403 के आंकड़े हैं और 204-5 सीटों पर उत्तर प्रदेश में जिसकी संख्या होगी वो विधायक हो जाएगा। 112-13 की संख्या हमारे पास ऑलरेडी है। तो कम से कम उनके ही जब एक मंच पर कार्य समिति की जो मीटिंग हो रही थी, एक मंच पर केशव मौर्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक दूसरे को जब तिरस्कार और बहिष्कार की भावना से देखें, जब उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जो अघोषित
जो अघोषित रूप से मुख्यमंत्री मान रहे हैं। घोषित मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में एक हैं और अघोषित मुख्यमंत्री दो उप मुख्यमंत्री घूम रहे हैं। तो जब एक दूसरे को तिरस्कार बहिष्कार की भावना से घूम रहे हैं, दिल्ली घूम के आए बेचारे, बात नहीं बनी। तो हम लोगों ने कहा, चूंकि समाजवादी पार्टी ये जानती है जो भारतीय जनता पार्टी है वो कभी भी दलित, पिछड़े और बहुजन वर्ग के जो वंचित तबका जो हजारों सालों से है, किसके लिए ऑफर है? उसके हक में कोई फैसला नहीं ले सकती। पहले केशव जी को दिया था, उसमें क्या बुराई है? अरे तो सुनिए ना मनोज जी, केशव जी के लिए ऑफर है। ये केशव जी के लिए ऑफर, चाहे भारतीय जनता पार्टी में जो साथी ये कह रहे हैं कि 45 सालों से सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, वो तो उसी सरकार के मिनिस्टर है, उनके विधायक कह रहे हैं। आपने अपने कार्यक्रम के संबोधन में बताया संजय निषाद क्या कह रहे हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी में बहुजन वर्ग के विधायक, सांसद हैं, जो बेचारे जानते हैं कि उनकी एक नहीं सुनी जाएगी, चूंकि वहां मनुवाद स्थापित करने की बात हो रही थी। साथी कह रहे थे कहां पहुंच गए ये बताइए ना कि केशव जी अपनी सीट, अरे सुनिए ना, सिराथू से वो लड़ते हैं, जीतते हैं, पिछली बार वो भी हार गए थे अपनी सीट मनोज जी, केशव जी, उन पर आप लोग दाव लगा रहे हैं। और वो अपनी जो 7 सीटें थी वहां पे सिर्फ एक फूलपुर, वो भी 4000 4,500 के मार्जिन से बीजेपी जीती है। सब सीट वहां हार गई है बीजेपी। तो केशव प्रसाद मौर्य पर काहे बाजी लगा रहे हैं आप लोग, या योगी को कमजोर करने के लिए सब सवाल बिल्कुल हम अंजना, हम केशव पर दाव नहीं लगा रहे हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी में जितने बहुजन वर्ग के लोग हैं वो जान लें कि उनका पथ प्रदर्शक आरएसएस है, जो कभी बहुजनों के हित में काम नहीं कर रही है। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या हुआ? अभी उत्तर प्रदेश में आपने बताया कि विगत 2 सालों में कितने पेपर लीक हुए, 18 पेपर लीक हुए। उत्तर प्रदेश के वीर सैनिकों को, पूरे देश के वीर सैनिकों को अग्निवीर बना दिया गया, कर्मचारियों को नो पेंशन एनपीएस कर दिया गया, छात्रों, नौजवानों सबको परेशान किया जा रहा है। तो जो लोग भी लोकहित में और जनहित में जो विधायक हैं वो चाहते हैं तो सब तैयार हैं। जवाब दीजिए। और वो सभी को ऑफर है जो आ जाए। प्रदेश कार्य समिति की बैठक का ये चर्चा कर रहे की सरकार हैं। मैं अंजना जी उस समिति में खुद था, सुबह से लेकर शाम, लखनऊ में आप भी थे? लखनऊ में, और मैंने पूरे भाषण सुने। तब तो आपने सुना होगा क्या ताली बजी थी केशव प्रसाद मौर्य की बात पर, जैसे उन्होंने कहा मेरे दरवाजे खुले हैं। अब आप क्यों खोल रहे हैं? पहले से खोलते ना, वो भी तो सरकार में थे, सरकार से बड़ा वो है। सुन लीजिए, किसको ज्ञान दे रहे थे? अच्छा, उस कमरे में किसको पता नहीं था? के जी, अच्छा हुआ आपने बता दिया। शर्मा जी भाषण सुना तो क्या सुना? उस कमरे में किसको नहीं पता था कि सरकार से बड़ी पार्टी है? एक मीटिंग में दोनों ऐसा है आप हमारे जितने भी अध्यक्षीय भाषण हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के, हर भाषण को आप निकाल के पढ़ लीजिए। हर भाषण के अंदर में संगठन की महत्ता पर एक पैरा लिखा ही जाता है, बोला ही जाता है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। और ये कोई आज से नहीं है। केशव जी अध्यक्ष सुन लीजिए, सुन लीजिए, केशव जी तो खुद सरकार है, मुख्यमंत्री है, स्वाभाविक है। वो पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाना, उनको प्रेरणा देना, ये उनका भी दायित्व है। उन्होंने जो बात कही, उन्होंने किसी भी तरह से पार्टी विरोधी कोई लाइन नहीं बोली है। संगठन सर्वोपरि कहना ये पार्टी विरोधी लाइन नहीं है। पहले तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने दिल्ली क्यों आए आपके अध्यक्ष जी? इसके भी बहुत स्पष्ट चीजें हैं। स्वाभाविक रूप से किसी भी चुनाव के बाद उस राज्य के कई वरिष्ठ नेताओं से चर्चाएं होती हैं। जब अध्यक्ष समय देते हैं उसके अनुसार जो है उनसे चर्चाएं होती हैं। दूसरी बात जो अभी इन्होंने समाजवादी पार्टी के मेरे मित्र कह रहे हैं कि जो तिरस्कार और बहिष्कार, आपने 10 सेकंड कहा, हाँ, ये आपने बीच में प्रश्न कर लिया इसलिए बोल दिया। जो तिरस्कार और बहिष्कार है ना, ये जो कुकर्म है, ये केवल जो है समाजवादी पार्टी में संभव है। किस तरह से अखिलेश यादव ने भरे जनसभा के अंदर अपने पिता के हाथ से माइक छीनकर उन्हें तिरस्कार कर नीचे उतार दिया था, ये पूरे देश ने देखा है। यही नहीं, अपने चाचा शिवपाल यादव को जितना अपमानित करके मंच से नीचे घसीट कर उतारा था अखिलेश यादव ने, इसको भी देखा है। ये संस्कृति समाजवादी पार्टियों की संस्कृति है, भारतीय जनता पार्टी की यह संस्कृति नहीं है। और ये संस्कृति भारतीय जनता पार्टी में आ भी नहीं सकती, क्योंकि ये केवल एक परिवारवादी पार्टी की संस्कृति हो सकती है। एक संगठन आधारित पार्टी की ये प्रवृत्ति कभी नहीं है। तो कम से कम ऐसा पाप करने वाले, ऐसा अपमान अपने पिता का भी करने वाले, जो उनके नेता भी थे पार्टी के प्रमुख, ये चीजें हमें न सिखाएं। आप अपने गिरेबान में झांकिए और ऐसे कुकर्मों से बचिए। हाँ ठीक है, अभय दुबे जी आपके पास आते हुए कुल मिलाकर देखिए एक सेकंड, दूसरे के घर की लड़ाई पर ताली बजा रहे हैं आप लोग, करना क्या है आपको? इससे क्या फायदा हो रहा है?
आपका कौन सा ऐसा यूपी का बड़ा नेता है जो एकदम पूरी तरह से 27 में, और अभी भी जैसा कि बीजेपी बार बार कहती है, आप समाजवादी पार्टी की बैसाखी पर, मनोज काका जी आपका ऑडियो नहीं जा रहा है सर। मैं 6 बजे के शो में शाउटिंग मैच नहीं करती हूँ, अगर आपको बोलना है हाथ उठाइएगा, मैं आपसे जरूर जवाब ले लूंगी। एक बार अभय दुबे जी बोल लें। अभी भी आप समाजवादी पार्टी के साथ ही उनकी, मतलब वो कहते हैं परजीवी हैं आप, दूसरी पार्टी पर पैरासाइट बनकर ही आपकी जिंदगी चलती है। यूपी में तो यही स्थिति अभी भी दिख रही है। आप फिर अब उपचुनाव भी साथ ही लड़ना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव में 3 माह में रहा हूं, आपसे मुलाकात हुई थी। राहुल गांधी जी का व्यापक प्रभाव था मुख्य रूप से, जिसके कारण उत्तर प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाया। आप देखिए तो सही, जनता की चिंता नहीं कर रहे हैं, अभी भी सत्ता की चिंता कर रहे हैं। वो कहा है ना, कबीर दास जी ने चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए, वेद बेचारा क्या करे, कहां तक दवा लगाए। अरे साहब, परफॉर्मेंस की अंजना जी ने बहुत अच्छी बात की। एक बात की क्या था, एमपी के परफॉर्मेंस की रिपोर्ट भी सबमिट करनी थी, तो सबसे पहले जो इसके परफॉर्मेंस की रिपोर्ट सबमिट होनी थी, जिसके कारण ये परिणाम आए, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अग्निवीर किसने दी? मोदी जी ने दी। खुद हार की कगार पर खड़े हो गए। अमित शाह साहब क्या रिपोर्ट दे रहे हैं? आप रिपोर्ट की चिंता की बात कर रहे थे ना, कि हिमांशु जी की रिपोर्ट पर विश्वास करिए मत करिए, अमित शाह की रिपोर्ट पर तो विश्वास है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रांत है जिसमें सबसे ज्यादा 49,000 दलितों के साथ अपराध गठित हुए आपकी सत्ता की सरपरस्ती में। वो आदित्यनाथ जी जो शैम्पू और साबुन से दलितों को धुलवा कर उनके घर जाते, वो क्या न्याय करेंगे उनके साथ? आप अमित शाह साहब की और प्रधानमंत्री जी की नीति आयोग की रिपोर्ट पर गौर तो कर लीजिए। वो कह रहे हैं कि हेल्थ इंडेक्स में सबसे पुअर परफॉर्मेंस उत्तर प्रदेश का है, हिंदुस्तान के सबसे अधिक एसिड अटैक उत्तर प्रदेश में होते हैं। ये अनुप्रिया पटेल पत्र लिख रही है कि सारे टोल बूथ पर भ्रष्टाचार है। योगी ये सब बातें मैंने अपनी रिपोर्ट में भी बता दी और बता दी। एक काउंटर क्वेश्चन है अभय जी, एक काउंटर क्वेश्चन। अच्छा बोल लीजिए, बोलिए। एक काउंटर क्वेश्चन है ना सर, सुनिए। अभी भी आप लोग बीजेपी की खामियां निकाल रहे, बहुत अच्छी बात, आप विपक्ष हैं, ये सरकार है, यही आपका काम है। लेकिन सवाल है कि आपको तीसरी बार लगातार विपक्ष में बैठने के ही लायक जनता ने समझा। आप बताइए ना, इनको तो समझ में आ रहा है। अग्निवीर में देखिए जो चेंजेस कर रहे हैं वो, सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ और एसएसबी सब जगह 10% आरक्षण। असम राइफल्स में 10% आरक्षण ये अग्निवीर को दे रहे हैं। उसके बाद रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि पीएसयू और अन्य नौकरियों में 10% आरक्षण देंगे। नागरिक उड्डयन मंत्रालय कह रहा है मंत्रालय से जुड़ी नौकरियों में 10% आरक्षण मिलेगा। किस राज्य में उनको नौकरी मिलेगी उसमें उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, हरियाणा है, जहां पर पुलिस की नौकरियों में उन्हें प्राथमिकता। इनको समझ में आ रहा है कि अग्निवीर में बदलाव करने जरूरी है, ये कर रहे हैं। ये हम दिखा रहे हैं आपको ग्राफिक्स के भी जरिए। इनको समझ में आ रहा है कि बुलडोजर की वजह से अगर कुछ लोगों में असंतोष था, गुस्सा था, तो पूरा रिवर्स किया ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन का। आज तक की खबर का असर हुआ, पंतनगर वगैरह जहां जहां बुलडोजर चलना था उसको रोका। आपकी रिपोर्ट कहां है सर? आप लगातार तीसरी बार बस संविधान ही लेके घूमते रहेंगे, या फिर आपको जनता सत्ता में बैठने के लायक क्यों नहीं समझ रही है? इसके 5 कारण तो बताइए सर, 5 कारण। हम अंजना जी बैसाखियों पर ला दिया, मोदी सरकार जीती नहीं है, माफ कीजिएगा, बहुमत के लायक सीट नहीं आई है। ये आरक्षण पर इतनी बात कर रही है। ये मोदी जी का पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट क्या कह रही है उत्तर प्रदेश के लिए? मोदी जी आपने नहीं देखी ये रिपोर्ट क्या? वो ये कह रही है कि जिन स्कूली शिक्षकों की भर्ती में आपको 27% आरक्षण देना था, 3.87% आरक्षण दिया, और हाईकोर्ट तक में भी भ्रामक झूठ बोल दिया आपने, और आयोग को भी झूठ बोला। ये खुद मोदी जी का पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट कह रही है, हमने तो नहीं कहा। संजय निषाद जी कहां है बताइए? खूब ढिंडोरा पीटते थे कि 17 पिछड़ी जातियां जो है, निषाद है, मल्ला है, इन सब लोगों को मैं शेड्यूल कास्ट का दर्जा दिलाऊंगा। साफ इनकार कर दिया। अमित शाह साहब के मंत्रालय ने स्पष्ट इनकार कर दिया, लेकिन ये उत्तर प्रदेश के लोगों को नहीं बताते। हमने आरक्षण पर वार तो इन्होंने ही बात की, इन्होंने कहा कि संविधान बदल देंगे। कांग्रेस पार्टी ने नहीं, राहुल गांधी जी तो न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे, और हम निरंतर लड़ते रहेंगे। ये सारे जो स्वर मुखर होकर बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर का विद्वेष है। ये जो केशव प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं, कार्यकर्ताओं के दर्द। क्या है दर्द? मैं कार्यकर्ताओं का दर्द, संगठन से कोई बड़ा नहीं। कार्यकर्ताओं का दर्द वहां जाकर देखिए।
अभी आज उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रा पर भी इन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला। अरे मार मार कर लहूलुहान कर दिया पिछली बार कावड़ यात्रियों को। अभी उत्तर प्रदेश के कावड़ यात्रियों को फिर से पीटा गया है, दिल्ली के दरवाजे पर मारा है। इसीलिए तो अयोध्या में भगवान ने हरा दिया इनको, बद्रीनाथ में अभी फिर से हार गई है, सालासर बालाजी में, खाटू श्याम में, रामेश्वरम में भारतीय जनता पार्टी क्यों हार गई? क्योंकि आकंठ पाप में डूब गई इनकी सत्ता। तो वो अलौकिक सत्ता और इस लोक के लोग दोनों इनको सरकार से हटाना चाहते हैं। उपचुनाव के परिणाम क्या हुए? अरे 13 उपचुनाव थे, सिर्फ 2 सीटें मिली इनको, 2। सबक सिखा दिया जनता ने। अभी भी अहंकार नहीं गया तो उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरा देश सबक सिखाएगा। महाराष्ट्र के परिणाम पर नहीं बोलेंगे शर्मा जी, और आप उत्तर प्रदेश के परिणाम पर नहीं बोलेंगे। बिहार 15 साल पीछे धकेल दिया आपको बिहार ने। जो 15 साल पहले की परिस्थितियां थी वो बिहार में आपके पास उपलब्ध है। 9 राज्यों में एक भी सीट नहीं आई आपकी देश। और यही रिपोर्ट ये भी बता रही है ना, देखिए जहां पर आप फिसले वहीं पर चर्चा होगी ना, यही रिपोर्ट ये भी बता रही है। आप इसको जितना भी अस्वीकार करते रहिए के शर्मा जी, आपको भी पता है कि ये रिपोर्ट सही है। देखिए इसी रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि जो दलित हैं, जो छिटके मायावती से, वो गए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ। इसी रिपोर्ट में कहा है जो खाटिक और पासी समाज थे, और वो दिख रहा है ना सर, फैजाबाद की सीट ले लीजिए, वहां पर क्या हुआ आपको भी पता है। ये चाहे खटिक हो पासी हो, वो भी चले गए दूसरी तरफ, जो आपके साथ 2014 के बाद आए थे। ये रिपोर्ट बता रहा है इसको। अंजना जी, मैं आपके प्रश्नों को जरूर उत्तर दूंगा, लेकिन मैं एक बार अभय जी जो बातें कर रहे हैं मैं उस पर जरूर जानना चाहता हूँ। आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उनसे पूछा कि 3 बार से आप चुनाव हार रहे हैं, 100 की सीट भी पार नहीं कर पा रहे हैं, 99 सीटों पे ही रह गए, क्या कारण है? ऐसे 5 कारण गिना दीजिए। बेचारे के मुंह में दही जमी हुई है, जवाब ही नहीं निकल पा रहे हैं कि क्यों 15 साल से हम सत्ता से बाहर घूम रहे हैं। सॉरी 11 साल से। इसका जवाब इनके पास है ही नहीं। ये वही विलाप, वही प्रलाप, वही भटकाव, वही चीजें आज भी इनकी जबान पे है। तो लेकिन ठीक है, और दूसरों के घर में मत झांकिए अभय जी। आप जिस मध्य प्रदेश से आते हैं उस मध्य प्रदेश में 1 सीट आप जीता करते थे कमलनाथ जी की, वो भी इस बार हार गए। 29 के 29 सीट हारे। और और दूर मत जाइए, उसी मध्य प्रदेश में हमारे यहाँ के विवाद आपके यहाँ महिला मोर्चा में किस तरह जूतम बाजार हुआ, किस तरह महिला मोर्चा के संगठन में जूतम बाजार हुआ। कम से कम हमारे यहाँ ऐसी। प्लीज सर, प्लीज अपनी बारी में, आप तो ऐसे न थे, क्यों ऐसे कर रहे हैं? अरे एमपी पर चर्चा क्यों नहीं होगी? आप अभय दुबे जी वहीं से, हालांकि मुझे पता है कि आप यूपी में स्टेशन थे बड़े दिनों से, लेकिन एमपी में सफा चट, तीसरी बार चुनाव हो रहा है लगातार सर। और कुछ तो बताइएगा कि आप लोग क्या समझते हैं। और इसके बावजूद अंजना जी दूसरे के यहाँ की ये बातों पर बात कर रहे हैं। अभी 3 दिन पहले इसी मध्य प्रदेश के अंदर, इसके बाद आप इसी मध्य प्रदेश के अंदर इनके महिला मोर्चा के एक प्रदेश स्तर कमेटी के अंदर जूतम बाजार हो रहे थे। एक महिला को जो है जूता मारने की बात कर रही है। तो ये संगठन के लोग हमको समझा रहे हैं। तो कम से कम मैं कह रहा हूं महिलाओं की इज्जत करना सीख जाइए अभय जी। अपने संगठन के अंदर में कहां गई हूं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, प्रियंका जी कहां चली गई हैं? आपके यहां महिला निकल कर आपके ही बगल के जिले की हैं, वो कह रही है कि मुझे जूते से मारने की बात कही गई, मुझे बैठक से बाहर भगा दिया। एक आपकी जो है बड़ी प्रतिष्ठित नेत्री हैं, उन्होंने भगाया, कोई कॉग्निजेंस ले पाया? कहां गई हैं प्रियंका जी? लड़की हूं, लड़ सकती हूं, अपने ही पार्टी की कार्यकर्ता के लिए नहीं लड़ पा रही हैं। अच्छा ठीक है, अब जवाब सुनिए अभय जी, और मध्य प्रदेश की स्थिति पर भी जवाब दीजिएगा। देखिए अंजना जी, अरे सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अपराध है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। आकर देखिए ना, जो आपके घर में घट रहा है, दोनों प्रांतों में अपराध आपके घर हो रहे हैं। 15 साल हो गए, अपराध में नंबर 1 था, 14,000 अपहरण हो रहे हैं। शर्मा जी, अपने दामन की सियाही तो मिटा लो पहले। आप लोगों ने कितनी इज्जत की उत्तर प्रदेश में? ये बदहाली इसीलिए हुई आपकी, किसानों को जीप से रौंद दिया, रात के अंधियार में बेटी को पेट्रोल डालकर जला दिया, हाथरस से लेकर मध्य प्रदेश के भी बलात्कारियों के साथ खड़े थे, उनके परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। और अभी भी अहंकार नहीं जा रहा है आपका। अहंकार नहीं, इतना बड़ा सबक सिखाया है आपको, और अभी सत्ता अधर में है। बैसाखियों की सरकार पूरी तरह नहीं चल पाएगी। अभी तो अखिलेश जी ने मानसून का ऑफर दिया है, थोड़े दिन प्रतीक्षा कर लीजिए। देश की सरकार के लिए भी ऐसा ऑफर आने वाला है, बर्दाश्त करने वाले नहीं है। अरे उस महिला कार्यकर्ता के प्रति थोड़ी संवेदना शर्मा जी बर्दाश्त करने वाली नहीं, प्रधानमंत्री की अभ्यर्थी नहीं है।
नहीं, बोलिए, बोलिए। वो उस विषय को छोड़ के सारे विषय पे बोल रहे हैं। बोलिए दुबे जी, अंजना जी बोलिए। देखिए, बोलिए एमपी पर कोई चिंतन बैठक कर रहे हैं आप, अंजना गुजरात जी- पर कर रहे हैं, अंजना जी देखिए, क्या निष्कर्ष निकला उसका, जहां पर सफाया, एमपी में हमने नीलवटा सन्नाटा, आत्मचिंतन, आत्ममंथन, आत्मलोचन हमने किया है। 3 दिन तक हमारी व्यापक बैठक चली है मध्य प्रदेश में। विश्वास रखिए, अगला पता चला? विधानसभा का चुनाव प्रचंड बहुमत से कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में भी जीतेगी। वजह क्या मध्य समझ में आई? जैसे इनकी जी? वजह पर चर्चा हो रही है, आप भी अपनी वजह बताइए, क्या समझ में आई सर वजह? देखिए, हम लोग बहुत मार्जिनल नंबर से जो जिन सीटों को हमने खोया है, खासकर आदिवासी क्षेत्रों में, वहां पर एक व्यापक उत्साह फिर से कार्यकर्ताओं में है। हाँ, कुछ प्रांतों में हमको नुकसान हुआ कांग्रेस पार्टी को, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों वाला राजनीतिक दल लंबे समय तक ही हारे, दशकों तक कांग्रेस ही कांग्रेस थी और पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सारे प्रांत कांग्रेस पार्टी के पास थे। ये तो अभी 1 दशक हुआ है इनको सत्ता में, और अहंकार देखिए आप, भारतीय जनता पार्टी को यही अहंकार लेकर डूबा। जो दलितों के खिलाफ इन्होंने अत्याचार किया, जो किसानों के खिलाफ अत्याचार किया, उससे सबक लेना नहीं चाहते। सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर किसी की सुनिश्चित की जानी चाहिए उत्तर प्रदेश में, तो पहले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका परफॉर्मेंस, और योगी जी। उन दोनों नेताओं पर अगर आप एक्शन ले लोगे तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पर ये है 240 हमारे एनडीए की अगर सरकार है, परफॉर्मेंस देश के अप्रेजल करना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप बताइए ना वाराणसी में कितने वोट, ये कहाँ खड़े हैं? अरे 3-3.5 लाख खड़े हैं वोट कम आए प्रधानमंत्री। चलिए ठीक है, शांतनु गुप्ता कहाँ खड़े हैं? शांतनु अपने अंदर झांक के देखिए ना, हमें ज्ञान मत दीजिए आप। शांतनु गुप्ता जी, हम नहीं हारे हैं चुनाव। क्या ये एक बार फिर से राइटिंग ऑन द वॉल जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है, वही राइटिंग दिख रही है कि योगी ही है उपयोगी यूपी के लिए? अंजना जी देखिए, आप लोग सर्वे करते हैं सीएम का हर बार, इंडिया टुडे आज तक का, उसमें मैं देख रहा हूं कई बार से 45-58% अप्रूवल रेटिंग से योगी आदित्यनाथ नंबर 1 सीएम आते हैं, और उसके बाद जो दूसरा सीएम आता है, शायद दिल्ली के सीएम, वो 20% की रेटिंग में आते हैं। तो ये जग जाहिर है और अलग रेटिंग में कि योगी आदित्यनाथ कई दशकों में बड़े बड़े मुख्यमंत्री के रूप में उभरे हैं। हम गुजरात मॉडल की बात अगर कोई मॉडल सुनते हैं तो यूपी मॉडल सुनते हैं, और वो केवल लॉ एंड ऑर्डर में नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट में है, वो हाईवेज में है, वो इलेक्ट्रिसिटी में है, वो सबको पता है। लोकसभा में क्यों फिसला फिर ये मॉडल? तो योगी लोकसभा में ये मॉडल क्यों फिसला? तो बिल्कुल कह रहा हूँ, योगी आदित्यनाथ को एज ए सीएम हटाना तो मेरे ख्याल से कोई मतलब भाजपा के लिए सुसाइडल होगा। कोई क्यों अपने 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 अच्छे नेता को खराब करेगा। देखिए 2014 से पहले उत्तर प्रदेश की जो राजनीति थी वो जाति की राजनीति थी। बसपा मीम भीम करती थी और समाजवादी पार्टी एमवाई कॉम्बिनेशन करती थी। 2014 के बाद अमित शाह ने सबसे पहले आके जो समीकरण बनाई, सारे छोटे दलों को, सारी छोटी जातियों को किस तरह से साथ में मिलाया, सबको रिप्रेजेंटेशन दिया। तो जो जाति की राजनीति है वो काम की राजनीति से, मतलब वो लाभार्थी वर्ग बना, और हिंदुत्व की राजनीति से सब जातियों को समावेश करके साथ चला। उसमें 14 जीते, 17 जीते, 19 जीते, 22 जीते, बीच के निकाय जीते, पंचायत जीते, लंबे समय तक जीत आई। हाँ, जैसे जैसे योगी आदित्यनाथ ने कहा, शायद इससे एक आत्मविश्वास, अति आत्मविश्वास आ गया कि भाई यहाँ तो मोदी की ब्रांड है, यहाँ तो योगी की ब्रांड है, यहाँ तो हमने अयोध्या का मंदिर बनाया, यहाँ तो हमने इतना सारा काम किया, यहाँ तो काशी विश्वनाथ का मंदिर हमने बड़ा बनाया। इतने काम के बाद शायद हमें जमीन पे काम करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने कई जिलों में सुना कि भाजपा का कैडर माना जाता है कि पर्चियां ही नहीं बटी। तो मेरे ख्याल से जो संगठन स्लैक हो गया और जो इनका झूठ चल गया कि संविधान चला जाएगा, अमित शाह का झूठा वीडियो, खटाखट पैसे मिलेंगे, उसको ये काउंटर नहीं कर पाए। तो वही मेरे ख्याल से जो अति आत्मविश्वास भाजपा का आ गया। और जो जाति की राजनीति, जब मैं अयोध्या खुद गया तो मैंने जब वो नारा सुना मुझे खुद भी दंग हुआ कि भाई ना अयोध्या ना काशी, जीतेगा अवधेश पासी। तो जब जो काम की राजनीति जाति पे खिसकी, वो मेरे ख्याल से भाजपा उसे भनक नहीं पाई। और ऐसा नहीं, भाजपा का वोट, भाजपा आज भी 42%, 42% वोट शेयर की पार्टी है। ऐसा नहीं होगा 25-30% पे आ गई भाजपा। ये जो गेम है, देखिए जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने 2012 में तो उनका वोट शेयर 30% था। जब मायावती बनी 2007 में उनका वोट शेयर 30% था। मतलब ये पार्टियां 30% वोट शेयर की पार्टी थी। भाजपा इस गेम को 40, 45, 50% के आसपास ले चुकी है। अभी भी उसने वोट परसेंट में 42% रखा है। हाँ, उन्होंने 6-7% वोट खोया है। मेरे ख्याल से अगर ये आत्मचिंतन करें ठीक से, मेरे ख्याल से उसको बड़े आराम से वापस ला पाएंगे। उनके पास जब इतने सारे कद्दावर जी, अब इस पर आपका जवाब। ये अगर वाकई आरक्षण के मुद्दे पर, संविधान के मुद्दे पर आप लोग कहते हैं ये भ्रमित करते रहे, लोग भ्रमित हो गए, तो आप लोग क्या कर रहे थे और आपके पास काउंटर क्या है इसके लिए, 27 के लिए, 29 के लिए? नहीं, बिल्कुल मैं ये कह सकता हूं कि कुछ बातें रही होंगी जो कि नीचे गई। जो भ्रामक प्रचार कांग्रेस ने जो प्रचारित किए, और ये भ्रम फैलाना, झूठ बोलना, ये सब ये कांग्रेस की प्रवृत्ति रही है। आज भी वो वही कर रहे हैं। अभी भी सदन में राहुल गांधी वही कर रहे हैं। वो एलओपी भी हो गए हैं, लेकिन उनको आज भी अपनी जिम्मेदारी समझ में नहीं आ रही। और उन्होंने वहां जो झूठ बोला, उनके सामने ही
उनके झूठ का पर्दाफाश उसी सदन में उसी समय हुआ। लेकिन इसके बावजूद भी झूठ बोलना ये एक इनकी आदत सी बन गई है। वैसे राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट द्वारा अधिकृत रूप से झूठ बोलने के लिए माफी मांगने वाले व्यक्ति हैं। माफी मांगकर वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर माफी मांग चुके हैं अपने झूठ के लिए। तो ये इनकी प्रवृत्ति है। लेकिन भ्रम ज्यादा देर टिकता नहीं अंजना जी, और सच्चाई ये है कि जनता इस चीज को समझती भी है। और देखिए, इसीलिए मैं बार बार एक उदाहरण आपको दे रहा हूं कि देखिए, इतने बड़े देश के चुनाव के अंदर में भ्रम तो इन्होंने कई जगह फैलाए हैं, लेकिन कहीं पर कुछ असर है, कहीं कुछ असर नहीं हुआ, और कई जगह पर मुद्दे बदले हैं। ठीक है, तो ये आप मैं राहुल गांधी कर रहे हैं, लेकिन मैं वापस लाती हूँ आपको यूपी के सवाल पर। और यूपी में हाँ, आपका इतना मुकाबला एक और समाजवादी पार्टी से है, अखिलेश यादव से है। और आप बार बार कहते हैं जाति जाति ये लोग करते हैं, तो जाति के पास आपके पास काट क्या है? क्योंकि हिंदुत्व वाला जो आपका एक चल रहा था, वो तो ऐसा लगता है कि इस बार पूरी तरह से फिसल गया है। फैजाबाद की सीट जिसमें अयोध्या है, आप हारे हैं साहब। नहीं, देखिए, ये जाति कार्ड, ये हिंदुत्व कार्ड, मैं इन सब चीजों से मैं समझता हूं कि ये सब चीजें उतनी प्रमुखता नहीं रखती हैं जितना कि आप किस ढंग से जनता के बीच अपने कामों को लेकर जाते हैं और उसके प्रति जो है अपना जो है उनका जो है जनादेश हमको मिलता है। हाँ। मैं ये कह सकता हूं, ठीक है, कुछ समय के लिए जाति कार्ड वगैरह के कारण से थोड़ा भ्रमित किया जा सकता है लोगों को, और ये ऐसा पहले होता भी रहा है, जैसे शांतनु जी ने बताया। लेकिन 2014 में जिस ढंग की स्थिति बनी, 2019 में जिस ढंग की स्थिति बनी, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जातिवाद, तुष्टीकरण, परिवारवाद, वंशवाद, इन सब की राजनीति से ऊपर उठकर जनता जो है आगे आई और उसने वोट दिया और उसने विकासवाद को आगे बढ़ाया। पूरे देश में यदि आप चुनाव में देखें तो यह स्पष्ट है कि एक बार पुनः से विकासवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर एक बार पुनः से जो है देश की जनता ने अपनी मुहर लगाई है, क्योंकि हम अलायंस के साथ में अपने जनता के बीच गए थे। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ, अभय जी अभी बता रहे थे कि जो राहुल गांधी का वहां पर व्यापक प्रभाव इनका उत्तर प्रदेश में देखने को मिला, तो वहां तो मुझे यही दिखा कि 1 सीट से 7 सीट हो गए। 80 सीटों में आप 7 सीट जीत के इतना व्यापक प्रभाव ले आए हैं, और देश भर में 99 सीट 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाए हैं, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी खुशी है। वैसे होनी चाहिए, क्योंकि आप जो है अपने आप को 42-52 से ऊपर नहीं समझते रहे, और उससे ज्यादा अभी आपकी स्थिति भी नहीं। मनोज काका जी से एक प्रश्न कर लूं, और एक बात कह के समाप्त कर दूं कि मनोज जी की जो उत्साह है, बिल्कुल उत्साह उनका बढ़ना चाहिए, क्योंकि जब से अंजना जी समाजवादी पार्टी राजनीतिक अस्तित्व में आई, आज तक इतनी सीटें उत्तर प्रदेश में नहीं जीती। हालांकि उत्तर प्रदेश के बाहर इनका कोई कुछ है भी नहीं, कहीं ये लड़ते भी नहीं है, उत्तर प्रदेश में ही लड़ते हैं। हालांकि वो 80 में से आधा सीट भी नहीं जीते, लेकिन ये उनका सबसे हाई स्कोर है। बट इस वजह से आप बहुमत से पीछे रह गए। ये सच है कि आपका प्रीपोल अलायंस था जेडीयू से, टीडीपी से, लेकिन आप बहुमत से पीछे रह गए इसी समाजवादी पार्टी की वजह से। नहीं, ऐसा अगर वो इस बार भी 5 पे सिमटते तो आप बहुमत निकाल लेते। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि इनके कारण से बहुमत से पीछे गए, लेकिन मैं इसलिए इनको स्थिति बताना चाहता हूं कि ठीक है, आपको सीटें मिली है वहां पर, लेकिन इतनी भी नहीं मिली है कि चने के झाड़ में चढ़ जाइए। ठीक है, वो कह रहे हैं आप लोग चने के झाड़ में, मनोज जी बार-बार चढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 70 सीट जीत चुके हैं इसी पर। आप वहां तक का आंकड़ा क्या, आप तो 40 भी कभी क्रॉस नहीं किए हैं इस उत्तर प्रदेश में। ठीक है, थोड़ा सा भी कोई 3-4 पीढ़ियां खप गई हैं। प्रभु एक सेकंड, स्टूडियो में बैठे इसका फायदा उठाए जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग एकदम, ये आप देखिए ना, पिछली बार भी जब 2017 में आप 312 पर बीजेपी थी, ये पिछली बार फिसली और 255 पर रह गई 2022 में, लेकिन आपकी सीटें बढ़ी, लेकिन सत्ता नहीं मिली। ऐसा ही इस बार भी रहा है, जनता आपको थोड़ा थोड़ा दे देती है बीच बीच में जब इनसे नाराज होती है, लेकिन आपको सत्ता में बिठाने के लायक नहीं समझ रही है मिस्टर काका। इसका क्या अर्थ है, इसमें क्या लेसन है? क्या आप इस पर खुलकर बताने को तैयार हैं कि आपको अपने अंदर क्या कमी दिख रही है? देखिए, सत्ता हमको मिली नहीं मिली, हमको जनता का जन सरोकार जरूर मिला। कम से कम जो 400 पार का नारा गला फाड़ के जो लोग लगाते थे, जो लोग कहते थे कि डबल इंजन की सरकार है, अब वो 240 पर है। अब उनके डबल इंजन में एक तरफ नीतीश कुमार हैं और एक तरफ चंद्रबाबू नायडू हैं, जो रोज इंजन को खींच रहे हैं। और कितना साथी ने कहा कि बहुत डेवलपमेंट हुआ। नरेंद्र मोदी जी का डेवलपमेंट कौन दुनिया में नहीं जानता कि जिस मुल्क के कंधे पर 55 लाख करोड़ का कर्जा था, अब वो उन्होंने 205 लाख 210 लाख करोड़ रुपया बढ़ा दिया। ये मुल्क 45 साल के भयंकर बेरोजगारी से गिर रहा है, जो नरेंद्र मोदी कहते थे। माफ कीजिए, मुझे अचानक बताया गया, वक्त खत्म हो गया। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए।